हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरबीएसई बोर्ड का कक्षा 10 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर फुल सॉल्यूशन सहित भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो ये खंड है को पढ़कर भी इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसका आएगा भय। दूसरा, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं स्थायी। तीसरा, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवर्त चल रही है शोषण की प्रक्रिया। चौथा, क्षात्र वृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है वणंग वृत्ति से। देख लीजिए, इसमें उत्तर दिए गए हैं। पांचवा, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है क्षात्र संघ की। अगला फिर काव्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं भाई। छठा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसका होगा भाई बचपन। सातवां, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है भार। आठवां, निर्मल शब्द का अर्थ है पवित्र। नौवां, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है बचपन। दसवां, नंदनवन से क्या फूल उठी उठी कुटिया। 11वां, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। 12वां, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है माता का अंचल। रिक्त स्थान है भाई। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वे निजवाचक कहलाते हैं। तीसरा, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चौथा, परिमाणवाचक विशेषण के दो उपवेद होते हैं भाई। पांचवा, हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। छठा, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद अभी थोड़ा सा ना एक एक दो पंक्तियों में उत्तर देना है। यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण देखिए जी, सु प्लस आगत इजिकल टू स्वागत। तो एक चीज कॉमन है जी, जहाँ य व और रह के आगे आधा अक्षर आएगा ना तो वो जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, यण संधि का ही उदाहरण होगा। ठीक है जी। और छोटी ई या बड़ी ई है, ठीक है जी, तो उसका क्या बन जाएगा। जैसे स्वागत है तो वह में बन गया आ बन गया उसका स्वागत। ठीक है जी। तो ये यण संधि का उदाहरण है भाई। बस ये बात रट लेना भी मूल शब्द में यह वह और रह के आगे कहीं आधा अक्षर आ रहा है। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो अत्यधिक में तय आ रहा है ना यह के आगे, तो ये भी यण संधि है। दूसरा, द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर इनके बीच में और अथवा या का प्रयोग होता है भाई। जैसे माता पिता यानी कि माता और पिता। और द्विगु पहला पद संख्यात्मक होता है तो और दूसरा प्रधान पद होता है भाई। और इनका विग्रह करने पर इनके बीच आता है का समूह शब्द आता है। जैसे उदाहरण, चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समूह। ठीक है जी। कीचड़ उछालना यानी कि बदनामी करना। आगे, एक साधे सब सदै सब साधे सब जाए लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो पहले हमें एक काम पूरा करना चाहिए, बाकी काम अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। पांचवा, बाल गोविंद भक्त पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। एक, दो पाखंडी साधुओं से दूर रहना। दूसरा, मोह माया के जाल से दूर रहने और साधु जीवन को अपनाने को दर्शाया है। छठा, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पहुंचकर किस भाव को दर्शाया। तो एक तो अपने खानदानी रईसी भाव को दिखा रहे थे, दूसरा जो दिखावटी पूर्ण जो सामंती जीवन था ना उनका, उसको दिखा रहे थे। सातवां, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। संस्मरण किसके संबंध में है, ये फादर कामुअल बुल्के के। आठवां, एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है। एक तो उनके पिताजी का और दूसरा क्या भी जो उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी ना शीला अग्रवाल, उनके व्यक्तित्व का भी बहुत उन पर प्रभाव पड़ा। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा, कृष्ण को कहा भाई। हारिल एक जंतु होता है जो लकड़ी में को मुंह में पकड़े रहता है।
और कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, इसलिए उनको बोला। खैर चाहते तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने किसको कहे? तो ये दुलारी ने टुन्नू से कहे थे भाई। 12वां, दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी। मैं जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर यानी कि घुंघरू अचानक टूट कर गिर गए हों। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखिका अपने जो यात्रा पे जा रही थी ना, वहाँ क्या देखती है भाई? पहाड़ियों में महिलाओं को हाथ में कुदाल फावड़ा लेकर और अपने टोकरियों में अपने बच्चों को बांध कर ले जाते हुए देखती है, तथा वे पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं, भी बहुत कठिन परिश्रम करती हैं। ठीक है जी, वहाँ की महिलाएं तो उनके कठिन संघर्ष में जीवन को देखकर उन्होंने ऐसी बातें कही। खंड व कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि वे देशभक्त थे भी, और वे चश्मे भी बेचा करते थे। तो उन और सभी उनका नेताजी का बहुत आदर करते थे। वे नेताजी का आदर करते थे, और मूर्ति के चश्मा न होने के कारण उन्होंने क्या भी उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया। भक्त का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ कर चल दूंगा। बाल गोविंद भक्त ने ऐसा क्यों कहा? जब उसके पुत्र का देहांत हो चुका था तो उसकी पुत्रवधु उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके थे, उनकी सेवा करनी चाहती थी। परंतु भक्त ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा कि अगर तू नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तुम किसकी सेवा करोगी? लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? लेखक लखनवी अंदाज के आधार पर लिखिए। तो वह एकांत में बैठकर बाहर का सौंदर्य देख लेखक एकांत में बैठकर बाहर का सौंदर्य देखने लगता है, परंतु नवाब साहब अकेले बैठ जाते हैं और वे सोचते हैं कि उसे कोई परेशान ना करे, क्योंकि वे दिखावटी पूर्ण जीवन जीते थे और सामंतवादी जीवन जीते थे। फादर कामिल वुल्के के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। वे सन्यासी व धर्मगुरु थे। लेखक के परिवार के साथ उनके आत्मीय संबंध थे, तथा जिससे वे रिश्ते जोड़ लेते थे ना, कई वर्षों तक उसे वह भूलते नहीं थे। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को अपना संदेश देने तथा उनके प्रति अपने प्रेम को भूलने के लिए कहा था, इसलिए वे विरह योग में तड़पने लगीं। और उन्होंने कहा कि कृष्ण ने हमें अपने प्रेम से छल लिया है, अब हम कैसे शांत रह सकती हैं। तो इसलिए गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए कहा था। लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? तो आचार्य विश्वामित्री जी ने शील वचन कहकर परशुराम जी के क्रोध को शांत किया, और इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण को क्षमा कर दिया। संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है? यह कविता मुख्य गायक के साथ गाने वाले यानी कि जो पार्श्व गायक होते हैं, संगतकार के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि जब मुख्य गायक की आवाज़ ऊंचे सुर में चली जाती है ना, या कहीं जाकर खोने अथवा कर्कश या मध्यम होने लगती है, तो संगतकार की आवाज़ ही उस आवाज़ को सहारा देती है। 11वां, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब कन्यादान करते हैं तो कन्या को विवाह के समय विवाह से होने वाले सुख की अनुभूति तो वो करती रहती है, परंतु उसकी शादी होने के बाद जो उसकी ज़िंदगी में जो दुख आते हैं ना, उन दुखों से वह परिचित नहीं होती, उन दुखों से उबरना उसे नहीं आता। कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। क्योंकि वहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। लेपचा व भूटिया जातियों की शांति वार्ता का स्थल है। अत्यधिक सुरम्य व शांत तथा प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थल है भाई। मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का क्या हल निकाला? तो मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का यह हल निकाला कि पत्थर की नाक तो उस पर फिट नहीं आ रही थी। उसने बोला कि कोई किसी असली व्यक्ति की नाक काट कर उस पर लगा दी जाए। माता कंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें माता कंचल पाठ में बाल मनोभावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। माता की ममता, पिता का दुलार आदि इसमें प्रकट किया गया है भाई। ठीक है जी। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखिए। तो कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में जन्म भरतपुर में हुआ भी। अंग्रेजी में एमए करके उन्होंने वहीं अध्यापन कार्य किया। उनकी कविताएं अपने आसपास के वातावरण, आसपास की घटनाओं पर आधारित होती थीं। उनकी भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई थी। उनकी
विशेष कृतियाँ, एक मरणार्थ धर्म और अन्य पुल पर पानी, सुरत नृत्य, लीला मुखार बिंद आदि काव्य संग्रह उन्होंने लिखे हैं। आगे कवि सूरदास के व्यक्तित्व व कृतित्व को संक्षेप में लिखिए। तो कवि सूरदास कृष्ण भक्त व सगुन उपासक थे। वे जन्म से अंधे थे भाई। इनका जन्म 1478 में और निधन 1583 में हुआ। इनका जन्म दिल्ली के पास सिंही ग्राम में हुआ था भाई। ये प्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वृंदावन के गऊ घाट पर रहते हुए मंदिर में, श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। और इनकी मुख्य कृतियाँ सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि मुख्य कृतियाँ हैं तथा ये श्रृंगार रस के प्रमुख कवि थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व व कृतित्व को संक्षेप में लिखिए। तो इनका जन्म जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में 1927 में हुआ। उच्च शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। ठीक है जी। और वहाँ अध्यापन कार्य भी करते रहे। मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा आदि का इन्होंने अपनी कृतियों में चित्रण किया है। उनके साहित्य में इन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। काठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे अभी मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखिए। तो ये एक दूसरे के अथवा में है भाई। पूरे पेपर में 2 ही कवियों का परिचय आता है, जिसमें 4 होते हैं, 4 में 2 ही करने होते हैं। तो इनका जन्म 1931 में बानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ और पढ़ाई राजस्थान के अजमेर में हुई भाई। हिंदी कथा साहित्य की ये प्रमुख लेखिका थी। इनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूतियों को सहज रूप से ही देखा जा सकता है। इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथाएं लिखी तथा इन्हें कई पुरस्कार भी मिले भी। इसके बाद खंड सह निम्नलिखित पठित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है तथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्करण से लिया गया है। उसके बाद इसकी सरल व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में दूसरा एक गद्यांश है। आगे जी प्रश्न 18, पठित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह हमारी पाठ्य पुस्तक की क्षितिज भाग 2 में साक्षरता के कवित्व से लिया गया है और जिसके कवि हैं रीतिकालीन कवि देव हैं। और उन्होंने बसंत ऋतु को क्या भी बालक के रूप में प्रस्तुत किया है और बसंत ऋतु का ही सुंदर वर्णन किया है भाई। इसके अथवा में है, ये क्षितिज भाग से लिया गया है भाई, भाग 2 से। साक्षरता कविता संबोधक से लिया गया है और इसकी कवित्री हैं श्री मंगलेश, कवि हैं श्री मंगलेश दुबराल। तो इसके संगीतकार के बारे में लिखा है भी, जो एक गायक के साथ पीछे पीछे गाते हैं। 19वां लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया? 6-7 लाइनों में। अथवा संगीत एक आराधना है, कैसे? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये भी 7-8 लाइनों में लिखना था भाई। उसके बाद आगे चलते हैं भी, आत्मकथा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 60 शब्द। अथवा उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है? उत्तर सीमा लगभग 60 शब्द। उसके बाद खंड दिया गया जी, जिसमें लेख है भाई। ठीक है जी। पॉइंट दिए हुए हैं 4 लेखों के और 300 शब्द, यानी कि 3 पेजों में करना है आपने। पहला, जीवन में शिक्षा का महत्व, वैश्विक महंगाई, स्वस्थ जीवन सुख का आधार। और ये जो पॉइंट 5 दिए हुए हैं ना, इनके आधार पर ही आपने लिखना है। इसके बाद है मेरा प्रिय कवि, कवि का नाम, प्रिय होने के कारण। तो ये आधा काम तो इन्होंने आपका कर ही दिया, जो आपको पॉइंट बना के दे दिए 5। प्रश्न 22, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर का निरंतर मानकर प्रचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है भाई, अर्जी लिखनी है। इसके अथवा में स्वयं को रसालगढ़ का निवासी सुरेश को मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये एक अनौपचारिक पत्र लिखना अपने भाई को। 23वां, दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए 25 से 50 शब्द में। अथवा वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो ये विज्ञापन लिखना था भाई। ठीक है जी। ये होगा आपका पेपर पूरा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।